हेलो नमस्कार दोस्तों, बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं विनोद कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि धमाका सीरीज के तहत हम राजस्थान के भूगोल की क्लासें पढ़ रहे थे दोस्तों। उसमें हमने सामान्य ज्ञान की चर्चा कर ली थी दोस्तों। साथ में हमने एक नए टॉपिक की शुरुआत की थी दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और उसके अंदर भी हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर ली थी दोस्तों। आगे इसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज शुरुआत करते हैं इस क्लास की। अपने सभी साथियों को जोड़ दें और मेरे साथ शुरुआत करते हैं इस नई क्लास की दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश का पार्ट 2। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। दोस्तों एक बार याद दिला दूं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें कर चुके थे दोस्तों, जिसके अंदर हमने राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों की चर्चा की दोस्तों। और उन भौतिक प्रदेशों में पहला जो भौतिक प्रदेश है उससे संबंधित बातें शुरू कर दी थी, जिसमें हमने 4 भौतिक प्रदेश पढ़े। अगर मैं बात करूं कौन कौन से, तो हमने देखा पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। 2 नंबर पे हमने चर्चा की थी दोस्तों अरावली अरावली प्रदेश की। 3 नंबर पे हमने चर्चा की दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश की। 4 नंबर पे हमने चर्चा की दोस्तों दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है उसकी। आज बात करेंगे दोस्तों पश्चिमी रेतीला मरुस्थल से संबंधित आगे की चर्चाएं। तो सबसे पहले जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं, सबसे पहले एक राजस्थान का मैप बनाए दोस्तों, और उसी के अंतर्गत हम सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। बात करूं अगर दोस्तों पश्चिमी रेतीला मरुस्थल की, तो इसे हमने 2 भागों में बांटा था। 2 भाग कौन कौन से अगर बात करूं दोस्तों, तो एक क्षेत्र बांटा हमने शुष्क प्रदेश के नाम से, और दूसरा जो इसका क्षेत्र है उसे बांटा दोस्तों हमने अर्ध शुष्क के नाम से। ये जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है दोस्तों, इसको हमने 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के माध्यम से 2 बराबर के हिस्सों में बांट दिया था दोस्तों। कितने सेंटीमीटर? तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के माध्यम से। इसके आगे हमने चर्चा की दोस्तों, इसको 2 भागों में बांटा। एक पार्ट इसका था शुष्क प्रदेश या शुष्क पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, और इसका जो दूसरा पार्ट है दोस्तों उसे हमने नाम दिया अर्ध शुष्क पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। शुष्क प्रदेश को फिर से हमने 2 उप विभागों में बांटा दोस्तों। कौन कौन से 2 उप विभाग बात करूं तो एक हमने भाग बांटा इसका बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और एक इसका भाग बांटा दोस्तों बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। युक्त प्रदेश। इसी प्रकार से अर्धशुष्क पश्चिमी रेतीला मरुस्थल के भी हमने 4 पार्ट किए थे दोस्तों। बात करूं कौन कौन से, तो एक पार्ट किया हमने इसका नागौरी उच्च भूमि के नाम से, एक पार्ट किया हमने इसका लूनी बेसिन के नाम से, लूनी बेसिन नागौरी उच्च भूमि। एक पार्ट किया दोस्तों इसका अंत है प्रवाह क्षेत्र, जिसे शेखावाटी क्षेत्र भी कहते हैं, अंत है प्रवाह क्षेत्र, इसी को शेखावाटी प्रदेश के नाम से जानते हैं। और एक जो हमने इसका भाग किया वो किया दोस्तों घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। इस प्रकार से अर्धशुष्क को हमने फिर से 4 उप विभागों में बांटा था दोस्तों। बात करूं एक बार फिर से, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के माध्यम से 2 भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन से? तो शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है इसे फिर से 2 उप विभागों में बांटा गया दोस्तों। एक भाग इसका
बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जो अगर बात करूं मैं तो जैसलमेर में पोखरण है, फलोदी है और बालोतरा के बीच का क्षेत्र। दूसरा हमने इसका जो क्षेत्र बांटा दोस्तों, वो बांटा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। इसी के साथ जो अर्धशुष्क प्रदेश है दोस्तों, इसके हमने 2 पार्ट किए, इसके 4 पार्ट किए। कौन कौन से बात करूं तो लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, अंतःप्रवाह क्षेत्र और घग्गर का मैदान। तो हेडिंग लगा दे दोस्तों, हमारा जो पहला भौतिक प्रदेश चल रहा था पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, इसके अंतर्गत केवर्ड डालकर इसका एक और पॉइंट लिखे दोस्तों, पश्चिमी रेतीला शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। या केवल शुष्क भी लिख सकते हो। इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पश्चिमी रेतीला मरुस्थल की, तो इसमें आप एक लाइन लिख दे दोस्तों, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 भागों में बांटती। कौन कौन से 2 भाग हैं? तो 1 नंबर पे हमने डाल दिया पश्चिमी रेतीला शुष्क मरुस्थल। शुष्क की बात करेंगे, पश्चिमी रेतीला शुष्क मरुस्थल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसके अंतर्गत जो है शुष्क प्रदेश को फिर से अध्ययन के लिए मैंने कहा 2 भागों में बांटा। कौन कौन से 2 भाग? तो बात करें तो एक जो इसका पार्ट है वो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और एक इसका जो भाग है दोस्तों वो है बालू का युक्त प्रदेश। पहले बात करूं अगर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की, तो लगभग पश्चिमी रेतीला शुष्क मरुस्थल का 41.5% क्षेत्रफल या भूभाग पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश फैला हुआ है। बात करें अगर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की, तो शेष बचा हुआ भाग यानी कि 58.5% जो क्षेत्र है किसके अंतर्गत आता है? तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंतर्गत आता है। इससे संबंधित और 1-2 लाइनें हैं जो इसी में ऐड करें दोस्तों। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, पहली लाइन लिखे इसमें, यह प्रदेश बालू का रहित है। बात करूं अगर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की, तो यहां पर बालू का जो स्तूप है, रेत के टीले हैं, वो नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? तो इसका एक कारण है दोस्तों, यहाँ पे जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो कंकड़ पत्थर, या बात करूं मैं पथरीले मरुस्थल के रूप में है। इस कारण से इस क्षेत्र में रेत के टीले देखने को नहीं मिलते। पथरीला क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र को हमादा कहकर पुकारा जाता है दोस्तों। तो साथ ही में ये चीजें भी नोट करें दोस्तों। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में लिखे दोस्तों, यह पथरीला मरुस्थलीय प्रदेश है जिसे हमादा कहते हैं।
अगर विस्तार की बात करें दोस्तों, इसकी विस्तार कहां तक है, तो मैंने जस्ट चर्चा की आपसे फलोदी, जो कि जोधपुर का क्षेत्र है। पहले जोधपुर का था, अभी अलग से जिला बन गया है। तो चाहो तो लिखो, वरना डायरेक्ट आप फलोदी लिख सकते हो। तो फलोदी से पोखरण, कोष्टक में लिख दे दोस्तों जैसलमेर। पोखरण व पोखरण व बालोतरा तक, बालोतरा जो कि एक नया जिला बन चुका है, तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। दोस्तों, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश से संबंधित चर्चाएं, जिसमें मैंने बताया कि इसका जो क्षेत्र है लगभग 41.5% क्षेत्र पर फैला हुआ है। यह बालू का रहित क्षेत्र है, जिसमें पथरीले मरुस्थल का स्वरूप देखने को मिलता है, जिसे हम हमादा कहकर पुकारते हैं। इस हमादा का अगर विस्तार की बात करूं, तो जैसलमेर के पोखरण, फलोदी और बालोतरा तक इसका विस्तार देखने को मिल जाता है। इन तीनों क्षेत्रों के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है, उसे ही हम कहते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। दूसरे नंबर पर हेडिंग लगाए दोस्तों, ये था 1 नंबर और ये 2 नंबर। 2 नंबर पे हेडिंग लगाए दोस्तों, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। दो नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। इस प्रदेश की अगर बात करें, तो सबसे पहले एक लाइन इसमें लिख दें क्षेत्र, और क्षेत्र में लिख दें दोस्तों 58.5%। किसकी बात कर रहे हैं, तो पश्चिमी रेतीला शुष्क मरुस्थल का कितना प्रतिशत है इसमें, 58.5%। इसमें एक और लाइन लिखे दोस्तों, सर्वाधिक बालू का स्तूप, बालू का स्तूप वाला जिला। डैश करके लिख दे दोस्तों जैसलमेर। जैसलमेर। एक और लाइन लिखे आप, सर्वाधिक प्रकार के बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, डैश करके लिख दें जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण। आगे लिखे दोस्तों इसी में जोधपुर ग्रामीण। आगे लिखे दोस्तों बालू का स्तूपों के प्रकार, और डैश करके इसमें लिखें अब बात करेंगे बालू का स्तूपों की। और बालू का स्तूपों की बात करने के लिए सबसे पहले बात करूं, तो इसी के अंदर 1 नंबर पे हेडिंग लगा दे आप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। बालू का स्तूप कैसा दिखता है बात करूं तो, जिस दिशा से पवन चलती है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि पवन की दिशा इस ओर है, तो दिशा के समकोण पर ये बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं दोस्तों। बात करूं तो पवन की दिशा के समकोण पर जो रेत के टीले बन जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं दोस्तों
अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इसके अंतर्गत लिखे दोस्तों सबसे पहले ये बालू का स्तूप, बालू का स्तूप पवन की दिशा के, पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं। ये ड्राइंग में आप पवन, इसको भी आप अपने उसमें नोटबुक में उतार ले दोस्तों। और ये क्या है, बालू का स्तूप। कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया कौन से हैं, अनुप्रस्थ। दूसरी बात करें दोस्तों विस्तार की, कहां तक फैले हुए हैं, तो विस्तार में लिख दे दोस्तों सर्वाधिक। सर्वाधिक जो बालू का स्तूप है अनुप्रस्थ, सर्वाधिक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बाड़मेर में पाए जाते हैं दोस्तों। बाड़मेर, आगे इसी में लिख दे फिर अन्य जो क्षेत्र हैं उनको कोष्टक में, चूरू, झुंझुनू, चूरू, झुंझुनू। बात करूं तो सर्वाधिक तो कहाँ मिलते हैं, बाड़मेर में। इसके अलावा बात करें तो चूरू है, झुंझुनू है, और रावतसर जो कि हनुमानगढ़ में पड़ता है। रावतसर कोष्टक में लिख दे हनुमानगढ़। इनका विस्तार देखने को मिलता है। बालू का स्तूपों की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। इसमें एक नंबर पे हमने बालू का स्तूप पढ़ा अनुप्रस्थ, और इसकी चर्चा की दोस्तों, जिसमें हमने देखा कि जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है ये पवन की दिशा के समकोण पे बनते हैं। अगर पवन क्षैतिज रूप में चल रही है तो उसके समकोण पर क्या बनेंगे, ये वाले अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, जैसा कि मैंने आपको बताया। इनके विस्तार की बात करूं दोस्तों तो सर्वाधिक तो बाड़मेर में पाए जाते हैं, लेकिन इनके जो अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें अगर बात करें तो चूरू है, झुंझुनू है, और रावतसर जो कि हनुमानगढ़ में क्षेत्र पड़ता है। इन क्षेत्रों में हमें कौन से बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं, तो अनुप्रस्थ। 2 नंबर पे लिखे दोस्तों अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। दो नंबर पे लिखे दोस्तों बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। इसकी बात करूं दोस्तों तो ये जो बालू का स्तूप है दोस्तों पवन की दिशा के, पवन की दिशा के समांतर बनते हैं दोस्तों। जिस और पवन चलती है उसी ओर इन बालू का स्तूपों की आकृति देखने को मिलती है दोस्तों। पवन की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं। ये बालू का स्तूप बात करें तो इसमें लिखे दोस्तों पवन की दिशा के, पवन की दिशा के समांतर बनते हैं, समांतर बनने वाले बालू का स्तूप। दूसरी बात करूं दोस्तों विस्तार की, विस्तार की अगर बात करें दोस्तों तो सर्वाधिक, सर्वाधिक जो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है दोस्तों
इनकी अगर मैं बात करूं सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक अनुदैर्घ्य वालुका स्तूप जैसलमेर में देखने को मिलते हैं दोस्तों। जैसलमेर सर्वाधिक तो कहां है, जैसलमेर में। बाकी के कोष्टक में लिख दे दोस्तों बाड़मेर। बाड़मेर में भी कौन से वालुका स्तूप देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, तो बात करूं तो मैं अनुदैर्घ्य वालुका स्तूप बाड़मेर है, फलोदी है, जोधपुर है। बाड़मेर, फलोदी, जोधपुर, फलोदी, जोधपुर, ग्रामीण, इन सभी क्षेत्रों में किस प्रकार के वालुका स्तूप देखने को मिलते हैं दोस्तों, तो अनुदैर्घ्य वालुका स्तूप। एक नंबर पे हम अनुप्रस्थ पढ़े, 2 नंबर पे हमने चर्चा की कौन से, अनुदैर्घ्य वालुका स्तूप की, जो कि पवन की दिशा के समांतर बनते हैं दोस्तों। इनका सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में देखने को मिलता है। साथ ही अन्य क्षेत्र की बात करूं तो बाड़मेर है, बाड़मेर के साथ अगर बात करूं तो जोधपुर है, फलोदी है। इन क्षेत्रों में कौन सा स्तूप देखने को मिलते हैं, तो बात करें तो अनुदैर्घ्य वालुका स्तूप। 3 नंबर पे हेडिंग लगाए दोस्तों बरखान वालुका स्तूप। 3 नंबर पे आप लिखे दोस्तों बरखान वालुका स्तूप। बरखान वालुका स्तूप। बरखान वालुका स्तूप की अगर बात करूं दोस्तों, तो पवन की दिशा के, पहली बात तो ये जो वालुका स्तूप होते हैं ये अर्धचंद्राकार दिखते हैं, घोड़े की नाल नुमा अर्धचंद्राकार रूप में ये वालुका स्तूप बनते हैं दोस्तों। और इन्हीं वालुका स्तूपों को क्या कह दिया जाता है, बरखान वालुका स्तूप। बरखान वालुका स्तूप इसमें लिखे दोस्तों आप अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार रूप में बनने वाले स्तूप है। लिखे दोस्तों सर्वाधिक गति करने वाले, गति या फिर मैं कहूं स्थानांतरित, स्थानांतरित होने वाले वालुका स्तूप है। एक और लाइन लिखे दोस्तों मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देते हैं, करण को बढ़ावा देते हैं। बात करूं मैं बरखान वालुका स्तूप की, तो बरखान वालुका स्तूप जो है, पहली बात तो ये जो है वालुका स्तूप अर्धचंद्राकार रूप में हमें देखने को मिलते हैं। और अगर बात करूं इसी की, तो ये सर्वाधिक जो है मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देते हैं और इनमें सर्वाधिक गति भी होती है। गति करने में ये सबसे तेज है। बहुत ज्यादा गति होने के कारण मरुस्थलीकरण को बढ़ावा कौन से स्तूप देते हैं, तो बरखान। बात करूं तो अर्धचंद्राकार होते हैं। इसका जो दिशा, पवन की दिशा वाला क्षेत्र है वो तो होता है उत्तर, जबकि पवन का जो विमुखी भाग है वो कैसा होता है, अवतल। विस्तार की अगर बात करें दोस्तों, इस वालुका स्तूप के विस्तार की, विस्तार तो बरखान जो है सर्वाधिक, अगर मैं बात करूं बरखान की, तो सर्वाधिक जो बरखान है वो देखने को मिलते हैं दोस्तों भालेरी गांव, चूरू में।
भालेरी, कोष्टक में लिख दे दोस्तों चूरू, कॉमा भालेरी, चूरू, ओसिया, ओसिया, कोष्टक में लिख दे दोस्तों जोधपुर, कॉमा करणी माता, करणी माता व करणी माता व लूणकरणसर, करणी माता व लूणकरणसर, कोष्टक में लिख दे बीकानेर में देखने को मिलते हैं। तो 3 नंबर पे हमने की दोस्तों बरखान बालुका स्तूप की चर्चा, जो कि भालेरी, ओसिया, करणी माता और लूणकरणसर में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। 4 नंबर पे दोस्तों हेडिंग लगाए अगले बालुका स्तूप की। 4 नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों तारानुमा, या पहले बात करूं तो पैराबोलिक, क्योंकि ये बरखान की तरह ही है। तो 4 नंबर पे लगा दे दोस्तों पैराबोलिक बालुका स्तूप, बालुका स्तूप। पैराबोलिक की अगर बात करूं दोस्तों तो जस्ट जो हमने बात की थी अभी पवन की दिशा, अभी जस्ट बात की दोस्तों बरखान की, उसके विपरीत कौन सा बालुका स्तूप देखने को मिलता है, तो पैराबोलिक। अभी हमने जो बात की थी दोस्तों कि जो बरखान है वो अर्धचंद्राकार में इस रूप में बनता है। इसी के अपोजिट अगर बात करूं दोस्तों तो पैराबोलिक जो बालुका स्तूप है वो इस आकृति में बनता है। पैराबोलिक जो बालुका स्तूप है दोस्तों वो बरखान का विपरीत रूप है, बरखान का विपरीत रूप है दोस्तों पैराबोलिक। तो इसमें लिखे दोस्तों बरखान बालुका स्तूप, बालुका स्तूप स्तूप के विपरीत विपरीत आकृति का स्तूप है। दूसरी बात विस्तार की अगर बात करें दोस्तों, विस्तार डैश करके लिख दे संपूर्ण संपूर्ण मरुस्थलीय, संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। ये ऐसे बालुका स्तूप है दोस्तों जो पूरे के पूरे मरुस्थल में देखने को मिलते हैं दोस्तों। अगले बालुका स्तूप की अगर बात करें दोस्तों तो 5 नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों सीप बालुका स्तूप, सीप बालुका स्तूप। बालुका स्तूप कैसे होते हैं ये? सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो चंद्राकार बालुका स्तूप होता है दोस्तों, अर्धचंद्राकार जिसे हम बरखान कहते हैं, पवन की दिशा में अचानक से परिवर्तन होने के कारण दोस्तों इसका एक हिस्सा कटकर और आगे की ओर बढ़ जाता है दोस्तों, और आगे बढ़ने के कारण ये जो शेष बच जाता है, आगे जो बचा हुआ भाग है, इसी को हम क्या कह देते हैं दोस्तों, इसी बालुका स्तूप को क्या कह देते हैं, सीप बालुका स्तूप। तो इसमें लिखे दोस्तों पवन पवन की दिशा में
पवन की दिशा में परिवर्तन होने के कारण परिवर्तन होने के कारण बालू का स्तूप का बालू का स्तूप का एक भाग कटकर आगे बढ़ जाता है तो सीप बालू का स्तूप बनते हैं। बालू का स्तूप बनते हैं। जब पवन की दिशा का जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बालू का स्तूप का एक भाग कटकर आगे बढ़ जाता है, उसे ही हम क्या कह देते हैं, सीप बालू का स्तूप। और अगर इनके विस्तार की बात करें दोस्तों, विस्तार में लिख दे दोस्तों चूरू, जैसलमेर व बीकानेर। चूरू, जैसलमेर व बीकानेर में हमें कौन से बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं दोस्तों, तो सीप बालू का स्तूप। सीप बालू का स्तूप की मैंने बात की दोस्तों, इसका एक पवन की दिशा में परिवर्तन होने के कारण एक भुजा इसकी कटकर आगे बढ़ जाती है, इस कारण से इस बालू का स्तूप का निर्माण होता है और इसे ही हम सीप बालू का स्तूप कहते हैं, जिसका विस्तार हमें चूरू, बीकानेर, जैसलमेर में देखने को मिलता है। 6 नंबर पे हेडिंग लगाए दोस्तों तारानुमा बालू का स्तूप, जो कि स्टार की आकृति का बनता है। इन्हें स्टार आकृति के बालू का स्तूप भी कहते हैं। सिक्स नंबर पे लगाएं दोस्तों तारानुमा बालू का स्तूप। तारानुमा जो बालू का स्तूप है दोस्तों, इनकी अगर मैं बात करूं आकृति की, तो स्टार की तरह दिखते हैं दोस्तों। 3 या 3 से ज्यादा भुजाएं इनमें होती है दोस्तों। 3 भुजा हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है उन्हें ही हम क्या कह देते हैं दोस्तों, तारानुमा बालू का स्तूप। तारानुमा बालू का स्तूप की अगर बात करूं दोस्तों, तो ये जो बालू का स्तूप है हमादा के चारों ओर बनते हैं, चारों ओर बनते हैं। दूसरी बात करूं दोस्तों पवन की दिशा में, पवन की दिशा में या फिर आप इसको लिख सकते हो दोस्तों अनियमित पवन, पवन की दिशा में परिवर्तन, या लिख दे दोस्तों अनियमित, इसका कोई पता ना चले, चारों ओर से चलने वाली अनियमित पवन से निर्माण। बात करूं दोस्तों तारानुमा आकृति की, इन स्तूपों की 3 से ज्यादा भुजाएं होती है। भुजाएं होती है। विस्तार की बात करें दोस्तों, कहां कहां पर इनका विस्तार देखने को मिलता है, तो जो तारानुमा आकृति के बालू का स्तूप है, सूरतगढ़ है, मोहनगढ़ है और सोहनगढ़, इन सभी में देखने को मिलता है। विस्तार में लिखे दोस्तों सूरतगढ़, जो कि गंगानगर में पड़ता है, मोहनगढ़ है, मोहनगढ़ सोहनगढ़,
कोष्टक में लिख दे जैसलमेर। 6 नंबर पे जो बालू का स्तूप पड़ा दोस्तों, उसमें हमने जिस बालू का स्तूप की बात की वो है दोस्तों तारानुमा बालू का स्तूप। हवा के सभी ओर से चलने के कारण या अनियमित हवा के कारण इस बालू का स्तूप का क्या होता है, निर्माण होता है। बात करूं इस बालू का स्तूप के विस्तार की तो सूरतगढ़ जो कि गंगानगर में है, मोहनगढ़ सोहनगढ़ जो कि जैसलमेर में है, इस क्षेत्र में हमें कौन से बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं, तो तारानुमा बालू का स्तूप। एक 3 या 3 से ज्यादा इनकी क्या होती है, भुजाएं होती हैं, जैसा कि चित्र में दिखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और 7 नंबर पे अगले बालू का स्तूप की हेडिंग लगा दे दोस्तों। सात नंबर पे अगली हेडिंग लगा दे दोस्तों बालू का स्तूप की। बात करूं तो सब्र काफिस। सब्र काफिस बालू का स्तूप। सब्र काफिस बालू का स्तूप की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो सब्र काफिस बालू का स्तूप है झाड़ियों के आसपास बनते हैं या झाड़ियों के चारों, झाड़ियों के चारों ओर बनने वाले बालू का स्तूप है। विस्तार की बात करें दोस्तों, तो विस्तार में लिख दे जैसलमेर। विस्तार में लिखे दोस्तों जैसलमेर है। जैसलमेर के साथ बात करूं तो जोधपुर और बाड़मेर, इन क्षेत्रों में जोधपुर ग्रामीण व बाड़मेर, बाड़मेर में कौन से बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं, तो सब्र काफिस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे चर्चा करेंगे 8 नंबर पे। आठ नंबर पे जो बालू का स्तूप पढ़ेंगे दोस्तों वो है दोस्तों लूनेट। लूनेट बालू का स्तूप। बालू का स्तूप। पहली बात तो जो लूनेट बालू का स्तूप होते हैं दोस्तों, इनकी अगर चर्चा करूं तो ये जो बालू का स्तूप है दोस्तों जलगर्तों के आसपास बनते हैं। लिख दे इसमें जलगर्तों के पास बनते हैं। अगली लाइन लिखे दोस्तों नवचंद्राकार होते हैं। नवचंद्राकार छोटे आकृति के होते हैं। बालू का स्तूप है। तो ये थी दोस्तों हमारी बालू का स्तूपों से संबंधित चर्चा। आगे चर्चा करेंगे दोस्तों अर्ध शुष्क पश्चिमी रेतीला मरुस्थल की। जितनी भी इस क्लास में अब तक चर्चा हुई है दोस्तों, वो सारी चर्चाएं हमारी थी शुष्क पश्चिमी रेतीला मरुस्थल से संबंधित चर्चा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करेंगे इसी से संबंधित अर्ध शुष्क जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है उससे संबंधित चर्चाएं। तो ख डालकर दूसरे नंबर पे आप हेडिंग लगा दे दोस्तों अर्ध शुष्क पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। अर्ध शुष्क पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। अर्ध शुष्क पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। अध्ययन की दृष्टि से दोस्तों इसे हमने 4 भागों में बांटा था दोस्तों।
कौन कौन से 4 भाग की अगर मैं बात करूं, एक बार फिर से याद दिला दूं। 1 नंबर पे हमने बांटा दोस्तों लूनी बेसिन। 2 नंबर पे हमने इसका भाग किया नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। 3 नंबर पे हमने इसका जो क्षेत्र बांटा अंतः प्रवाह क्षेत्र, जिसे शेखावाटी क्षेत्र भी कहते हैं। और 4 नंबर पे हमने इसका एक भाग देखा घग्गर मैदानी प्रदेश। इस प्रकार से हमने अर्धशुष्क पश्चिमी रेतीला मरुस्थल को 4 भागों में बांट दिया था दोस्तों। 4 भाग कौन कौन से, तो बात करूं तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आगे की चर्चाएं अगली क्लास में हम करेंगे। और एक बात का जरूर ध्यान रखें दोस्तों, इस चैनल पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़े ताकि इस चैनल को आगे बढ़ाया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।